क्या जानते हैं इवोल्यूशनिज्म क्या है? ये किस तरह मूवमेंट था जो कि एक सदी तक तकरीबन चलती है, और इसके साथ ये है कि ये चैलेंज करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स को, लीगल सिस्टम्स को, पॉलिटिकल सिस्टम्स को, हर उस सिस्टम को ये चैलेंज करते हैं जिसका बुनियाद स्लेवरी के ऊपर था। क्योंकि यूरोप में, अमेरिकाज में, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस तरह है कि या यूरोप को या अमेरिकाज को ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड होती थी। इस प्रैक्टिस को चैलेंज किया गया। इस प्रैक्टिस को कि ह्यूमन जो है ह्यूमन को ऑन करते हैं, इसको चैलेंज किया गया। 1442 में पुर्तगीज शिप्स जो सबसे पहले अफ्रीका से यूरोप यूरोप अफ्रीकन स्लेव्स जो है यूरोप ले जाते हैं प्लांटेशन के लिए बेसिकली। 15 सेंचुरी से लेकर 19 सेंचुरी तक तकरीबन 15 मिलियन स्लेव्स जो है वो अमेरिकाज तक लिया जाता है, मतलब वहां भेजा जाता है ट्रेड की बुनियाद पर। एनलाइटनमेंट थिंकर्स जो है उस चीज को रिजेक्ट करते हैं कि इसके, वो कहते हैं कि ज़रूरी ये है नेचुरल राइट्स की बुनियाद पर, वो कहते हैं कि ज़रूरी ये है कि इंसान खुद अपनी डेस्टिनी जो है वो डिटरमिन करे। इसकी बुनियाद पर एनलाइटनमेंट थिंकर्स जितने भी थे वो इस चीज़ को चैलेंज करते हैं। क्वेकर्स फॉर एग्जांपल कहते हैं, या जो अदर रिलीजियस ग्रुप्स है वो रिजेक्ट करते हैं कि एक अनक्रिश्चियन प्रैक्टिस है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है इंसान को ओन करते हैं। इसके साथ ये है कि ग्रैनविल शार्प जो है वो एक लीगल केस करते हैं, और वो ग्रेट ब्रिटेन में पर्टिकुलरली वो इस केस की बुनियाद पर एबॉलिश करते हैं स्लेवरी को, और इस केस की बुनियाद पर चार्टर ऑफ फ्रीडम जो है ये इट इज रिटन इसकी रिजल्ट में। और इसके साथ ये है कि लॉर्ड मैंसफील्ड जो है वो जजमेंट लिखते हैं ग्रेट ब्रिटेन में, और इसकी बुनियाद पर स्लेवरी को ख़त्म किया जाता है। हिस्टोरिकली इस तरह है कि 1777 से और 1777 से 1804 तक ऑल अमेरिकन स्टेट्स जो है वो ऑफ द नॉर्थ आउटला करते हैं स्लेवरी को। मतलब ये है कि 1777 से लेकर 1804 तक जो जितनी भी नॉर्थर्न स्टेट्स हैं वो स्लेवरी को आउटलॉ करते हैं, वो इलीगल डिक्लेयर करते हैं कि स्लेव्स को रखना, स्लेव्स को इंसान को ओन करने का ये जो प्रैक्टिस है ये नॉर्दर्न स्टेट्स में ये बैन की जाती है। फ्रांस में फॉर एग्जांपल 1794 को स्लेवरी को एबॉलिश किया जाता है, लेकिन इस चीज को दोबारा रिस्टोर किया जाता है 1802 को, और इसके बाद में 1848 को इस चीज को स्लेवरी को दोबारा जो है वो एबॉलिश किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन जो है वो 1833 में स्लेवरी को ऑफिशियली एबॉलिश करते हैं। मतलब यह है कि ऑफिशियली वो इलीगल डिक्लेयर करते हैं ऑफिशियली स्लेवरी को 1833 को। यूएस एबॉलिशन जो है ये मतलब इसका एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हम कह सकते हैं कि सदी तक ये मूवमेंट जो है ये चलती है। इस तरह है कि सबसे पहली बात यह है कि यूएस के लिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम थी। डोमेस्टिक इस वजह से कि पर्टिकुलरली साउथ के जितनी भी स्टेट्स थे वहां पर साउदर्न स्टेट्स की इकोनॉमी जो है इसका बुनियाद स्लेवरी के ऊपर था, एग्रीकल्चर का बुनियाद स्लेवरी के ऊपर था, प्लांटेशन के ऊपर था। तो वहां पर इस चीज को चैलेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके साथ यह है कि फॉर एग्जाम्पल इस तरह है कि अमेरिका में 1808 को इंपोर्ट ऑफ स्लेव्स जो है इसको आउटलॉ किया गया। मतलब यह है कि बाहर से आप स्लेव्स को मतलब जिस तरह इनका ट्रेड किया जाता था आप इस तरह ट्रेड नहीं कर सकते। 1808 के बाद अमेरिका में इस चीज को स्लेव ट्रेड को बैन किया गया बाहर से, कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। इस तरह है कि न्यू इवोल्यूशन इन फोकस्ड एमांसिपेशन ऑफ स्लेव पॉपुलेशंस। अब इस तरह था कि अमेरिका में इसका फोकस सिर्फ यह था कि हम वो स्लेव पॉपुलेशन को एमांसिपेट करें, स्लेव पॉपुलेशन को आज़ादी दे, क्योंकि बाहर से तो स्लेव्स आना बंद होगी, मतलब ये इस प्रैक्टिस को बंद किया गया। लेकिन अमेरिका में ये प्रैक्टिस जारी था कि लोग जो है वो ह्यूमन की ओन करते थे, अपनी वो गुलाम रखते थे, स्लेव्स रखते थे। इस चीज़ के लिए स्ट्रगल जारी रही। पर राइटर्स में फॉर एग्जाम्पल फिर वो जेम्स लॉवेल थे जो कि लिखते भी थे और इसके साथ प्रैक्टिकली वो इस चीज़ में हिस्सा भी लेते थे। वो चाहते थे कि इवोल्यूशन हो स्लेवरी का। दूसरी तरफ जो है ग्रीनलीफ वेटियर जो है वो थे एज अ राइटर, वो लिखते थे इसके खिलाफ, स्लेवरी के खिलाफ। फ्री ब्लैक फार्मर स्लेव्स में फॉर एग्जांपल विलियम ब्राउन थे और इसके साथ फ्रेडरिक डॉगलस थे। और ये दोनों बाद में इस तरह है कि इवोल्यूशनिस्ट मोमेंट का बुनियाद भी रखते हैं और इसके एक सरगर्म कारकुन भी रहते हैं, एक्टिव भी रहते हैं, लिखते भी हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं। डेविड वॉकर जो है सबसे पहले वो एक डेविड वॉकर्स अपील लिखते हैं 1829 को। डेविड वॉकर्स जो है वो लिखते हैं डेविड वॉकर्स अपील 1829 को, और इसके साथ वो इन्वॉक करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। वाइट साउदर्न स्टेट्स में इस तरह होता है कि वो एक लॉज इनेक्ट करते हैं। लॉज की बुनियाद मतलब लॉज में ये कहा जाता है कि आप
अफ्रीकन अमेरिकन्स को या ब्लैक अमेरिकन्स को आप उनको प्रोहिबिट किया जाता है कि उनको टीचिंग और उनको किसी भी रीडिंग उनको टीच नहीं की जाएगी, राइटिंग उनको नहीं सिखाई जाएगी, रीडिंग उनको नहीं सिखाई जाएंगी। इसकी पीछे वजह ये थी कि डेविड वाकर्स जो है वो ये किताब लिखते हैं और वो ये किताब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहती है। एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट में एबॉलिशनिस्ट जितनी भी एक्टिविस्ट होते हैं वो इस चीज़ को पढ़ते भी हैं और ये एक मौसर किताब रहती है। विलियम लॉर्ड गैरिसन जो है वो सबसे पहले वो फाउंड करते हैं अमेरिकन एंटी स्लेवरी सोसाइटी। 1833 से लेकर ये चलती है 1870 तक। और इस सोसाइटी का बेसिकली डिमांड ये था कि इमीडिएट इमेंसिपेशन हो स्लेव्स का, और इसके साथ ये है कि वो चाहते थे कि लीगल इक्वालिटी जो है ये इंपॉर्टेंट है, लीगल इक्वालिटी के साथ हम आगे चल सकते हैं। इस साथ साथ 1833 में जो है नॉर्टर्नल एक अपराइजिंग होती है। इस अपराइजिंग को बेसिकली इसमें इंडेक्ट किया जाता है डेविड वाकर को, कि उनको कहा जाता है कि आपकी किताब की वजह से ये लोग जो है ये अपराइजिंग आपकी किताब की वजह से है। इस अपराइजिंग में ये होता है कि तकरीबन 55 वाइट मैन को किल किया जाता है, उनको मारा जाता है। इसके रिएक्शन में ये किया जाता है, एक तो ये है कि डेविड वाकर को उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग मतलब उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है। दूसरी तरफ यह है कि साउदर्न स्टेट्स में किया जाता है कि वहां पर लीगल कंट्रोल को टाइट किया जाता है। वहां पर यह किया जाता है कि लोगों पर यह पाबंदी आयद की जाती है कि आप इवोल्यूशनिज्म पर या इवोल्यूशनिस्ट डॉक्ट्रिन्स पर उनकी जितनी मतलब इवोल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स है आप इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर इवोल्यूशनिज्म से साउदर्न स्टेट्स में इसकी सोशो इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम्स जो है ये इसके जरिए से इसको खतरा था। इसके साथ ये है कि ये भी खतरा था कि वो साउदर्न स्टेट्स जो है वो यूनियन से बाहर निकल जाए। इसकी वजह से यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इसकी वजह मतलब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये किया गया कि इसमें अलाउ किया गया स्टेट्स को अंदर के स्टेट्स को कि वो फॉर एग्जांपल वो एबॉलिश करना चाहते हैं स्लेवरी को या नहीं करना चाहते, ये अलाउ किया गया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। 1838 में ये किया जाता है कि एंटी स्लेवरी कन्वेंशन ऑफ अमेरिकन वुमेन होती है। यहां पर इस तरह है कि 1838 में तकरीबन 30,000 वुमेन जो है वाइट भी और ब्लैक भी दोनों किस्म के वुमेन जो है वो इस कन्वेंशन में हिस्सा लेते हैं। ये बेसिकली फिलाडेल्फिया में की जाती है। और इस कन्वेंशन का बेसिक बुनियाद ये होता है, इसका डिमांड ये होता है कि आप स्लेवरी को ख़त्म करें, आप एबॉलिश करें स्लेवरी को, आप मतलब आप उनको इंडिपेंडेंट करें। 1852 में ये किया जाता है कि बीचर स्टो जो है एक बहुत इन्फ्लुएंशियल और बहुत फेमस एक किताब लिखते हैं, राइट्स वो लिखते हैं अंकल टॉम्स कैबिन। और इसकी मतलब यह है कि यहाँ पर वो डिपेक्ट करते हैं कि किस तरह अमेरिका में स्लेव्स को ट्रीट किया जाता है, किस तरह वाइट मैन जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं ब्लैक मैन को या उनकी ब्लैक पॉपुलेशंस को। इसके साथ यह है कि इस दौरान अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी का बुनियाद रखा जाता है और जो कि एबॉलिशनिज्म को सपोर्ट करते हैं। इन लोगों को रेडिकल रिपब्लिकन कहा गया, इन लोगों को रेडिकल रिपब्लिकन का नाम दिया गया। इसके साथ यह है कि इसके बाद में वुमेन को जो है वो बायकॉट करते हैं स्लेव प्रोड्यूस्ड गुड्स को। ये वुमेन कहती हैं कि जितने भी स्लेव्स प्रोड्यूस्ड गुड्स है जरूरी है कि हम इससे बायकॉट करें। मतलब यह है कि आप उन गुड्स को उन प्रोड्यूस का बायकॉट करते हैं जो कि स्लेव्स बनाते हैं, जो कि स्लेव्स की काम से उनके लेबर से जो है पैदा की जाती हैं। वुमेन में मारिया स्टीवर्ट जो थी वो किताबें लिखती हैं अगेंस्ट स्लेवरी। वो मतलब बहुत सी प्रोटेस्ट में का हिस्सा लेती हैं और ये बेसिकली वुमेन में मारिया स्टीवर्ट जो है बाद में बहुत